अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर के साथ मैं हूं इरफान हैदर। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया के लिए मरकज़ निगाह था। यहाँ दो ऐसे मुल्कों के वफूद बैठे जो गुज़श्ता 46 साल से जिनके दरमियान कोई राब्ता नहीं था, और बज़ाहिर ये लग रहा था कि इन वफूद को एक साथ बिठाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन 40 रोज़ की सफारतकारी की कोशिशें रंग ले आई पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान ने कर दिखाया। गो के हतमी तौर पर मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके, लेकिन एक ब्रेक थ्रू जरूर हुआ है कि कम अज कम इतने अरसे बाद ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठे और एक दूसरे को सुना। तवक्को की जा रही है कि आगे चल के इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। अलबत्ता दोनों वफूद की जानिब से जब वो रवाना होने लगे तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया और पाकिस्तान की काविशों कोशिशों को सराहा गया है। इसके बाद अब मुज़ाकरात किस सम जाएंगे, कैसे होंगे, क्या अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल ईरान खोल देगा, तमाम ममालिक के लिए आज़ादी होगी, इसके साथ साथ यूरेनियम की अफजूदगी क्या मुकम्मल ईरान को तर्क करनी होगी, ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं मुकम्मल तौर पर वो हटेंगी नहीं हटेंगी, किस तरह अमेरिका फेस सेविंग चाहता है, इन सारे मौजूआत पर बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और तारिक अजीज साहब सीनियर जर्नलिस्ट वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि हुकूमती मौक़िफ़ मैं जानना चाहूँगा, हुकूमत ने कुछ शिकायत भी है सहाफ़ियों की जानिब से सामने आई। ये कहा गया कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं खबरों तक रसाई सही नहीं मिल रही, या इंतज़ामात के हवाले से। बहरहाल पाकिस्तान की दोनों ममालिक दोनों फरीकैन की जानिब से तारीफ की गई और कहा गया कि अच्छा होस्ट किया गया और मेज़ पर लाया गया अमेरिका और ईरान को। जी जी, आसिफ बाजवा साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो किस हद तक कामयाबी है पाकिस्तान की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया मान रही है पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है, लेकिन कौन से अहम निकात थे, आपकी मालूमात क्या है जिस पे पेशरफ्त नहीं हो सकी, और आगे चल के किस तरफ ये मामला जाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। जी जी। सॉरी, गुजारिश ये है कि 10 से ज्यादा निकात थे जो ईरान ने दिए और 10 से ज्यादा निकात थे जो यूएस ने दिए। ठीक है। आसिफ बाजवा साहब आवाज आ रही है? कि कोई हतमी राय बात कर सके, लेकिन हमने उन लोगों से जो वहां पे आप जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट के सहाफी थे, जिनके अपने रिसोर्सेज थे, जहां पे उन लोगों ने मेहनत की और गुज़िश्ता 24 या 48 घंटों से इंटरनेट का इशू है आसिफ बाजवा साहब, मैं सही तरह आपको सुन नहीं पा रहा। मैं चाहूंगा कि नाज़रीन को जरा वाज़े आवाज है। मैं आपका हम कनेक्शन बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब से गुजारिश करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, मुमकिन नहीं लग रहा था अमेरिका का जिस तरह वो अपने आप को सुपर पावर वो रहा भी है, लेकिन अब जाहिर है वक्त के साथ मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे समझता है कि अब भी वो सुपर पावर दुनिया के अंदर रहे। उसका ये ख्याल था कि ईरान चंद दिनों में सरनगू हो जाएगा उसके सामने, लेकिन ईरान ने जिस मज़ाहमत का सामना किया, जिस तरह हमने देखा। जी माइक चेक। जी जी, आसिफ बाजवा साहब आवाज आ रही है आपकी। मैं ब्रिगेडियर साहब से जानना चाह रहा हूं कि तवक्को थी किसी को कि ईरान इस कदर जवाब देगा, और साथ साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ऑप्शंस क्या है इस वक्त अमेरिका के पास और ईरान के पास कि वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटे ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए monumental historical and strategical breakthrough in the world. It was आपको याद होगा बहुत सारे फ्रीगैन बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर रहे थे, क्या ये होगा नहीं होगा, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। तो चूंकि ये बातचीत हुई है और ईरान और अमेरिकन बैठे हैं, by itself is a
great, I will call it ये जी आप international event. हम्म अब आइए इस मुज़ाकरात की तरफ। यहाँ इस वक्त मैं कल से देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया भी कि जी बातचीत फेल हो गई है, बातचीत कामयाब नहीं हुई है। लेकिन अगर आप तीन चीज़ों को नोट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बातचीत का होना बाय इटसेल्फ इज ए ग्रेट इवेंट, क्योंकि इट इज एक्चुअली ए ब्रिज विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। आप जब एक ब्रिज बन जाता है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको क्रॉस भी कर जाए। तो ये ठीक है, 21 घंटे की बातचीत हुई है, लेकिन मुझे याद है आई वाज ऑन द ब्रिगेडियर स्टाफ ऑफ प्रेसिडेंट जिया जब जिनेवा एकॉर्ड्स हो रहे थे जी तो वो 1.5-2 साल चलते रहे थे और फिर जाके कहीं वो एकॉर्ड्स हुए थे और बाद में मैंने उसके ऊपर पोस्ट जिनेवा एकॉर्ड पे एक थीसिस भी लिखी थी फॉर कायद आज़म यूनिवर्सिटी। तो बात ये है कि एक मीटिंग में एक 47 साला इशू जो है जो कि इतना गंभीर है कि ये एक्सपेक्ट करना कि उस मीटिंग में कोई डील हो जाएगी तो मेरा ख्याल ये नाइविटी होती है हमारे ऑन पार्ट। लेकिन तीन चीजों को आप जैसे मैंने कहा गौर से देखें, एक मीटिंग का हो जाना, दूसरा अभी जो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी बहुत सारे पॉइंट्स पे हमारी एग्रीमेंट हो गया था, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत पसे पर्दा चलती रहेगी एंड दैट इज द वे डिप्लोमेसी वर्क्स। और तीसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना तो जेडी वांस ने, अमेरिकन ने, ना ईरानियन ने कहा है कि हम सीज फायर को वायलेट करेंगे। तो सीज फायर अभी तो इंटैक्ट है अनलेस समथिंग ड्रास्टिक डजंट हैपन। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये सीज फायर विल एक्सटेंड और बातचीत का दूसरा या तीसरा मरहला होगा और जो कि दोनों पार्टीज जैसे कि अपने टेक्निकल पेपर्स लेके गई हैं, आई थिंक दे विल बी अनदर मीटिंग। कब होती है? But I feel कि it will be under the table for the time being. Once certain parameters are agreed to, फिर उसके बाद एक सरफेस मीटिंग भी आ जाएगी। जी ठीक है। सीनियर साफी तारिक अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक भाई, आप तो बहुत क्लोजली देखते रहे हैं इन मुज़ाकरात को, कहिएगा ज़ाहिर है पाकिस्तान की कोशिशें अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तातुल आया है, ये मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहेगा, अगर सिफारतकारी के थ्रू भी हो तो चैनल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान होगा, तो क्या कहेंगे, आपकी मालूमात क्या है, ये सारा इवेंट किस तरह अच्छा रहा, कितना पाकिस्तान इससे सेटिस्फाई, और साथ साथ इसहाक डार साहब ने कोशिशें ख़त्म तो नहीं कर दी होंगी, आपकी क्या मालूमात है? मैं आपको बिल्कुल ताजा लाइव ये खबर देता हूँ कि इस वक्त रोड बंद है, मैं इस ट्रैफिक में फंसा हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट है। हाँ, मैं पिछले 20 मिनट से मुझे रोका हुआ है सवीना चौक से पहले, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मूवमेंट है। मेरी इतला ये है कि अमेरिकन वफद जो है जेडी वाइंस चले गए थे, उनके बाकी जो कोई साथी थे, कोई टेक्निकल टीम थी, वो यहाँ पे थे। अच्छा, और ईरान के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे और के मुज़ाकरात आज भी हुए हैं। अच्छा, तो ये एक बात है कि जो कि कल जब ये मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए थे, हाँ जी हुए, तो उसमें फैसला ये हुआ, अब जो टेक्निकल चीजें हैं ये टेक्निकल टीमें और एक्सपर्ट्स दोनों तरफ से बैठेंगे। ईरान का वफद भी शाम को 7 बजे तकरीबन गया है। तो ये अमेरिकन, मेरा ख्याल ये है कि अब इस वक्त, अदरवाइज इस वक्त कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि इन्होंने पिछले 20 मिनट से, तो मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और सेना की तरफ कोई बंदा नहीं जा सकता, किसी किस्म का जो 2-3 रास्ते हैं सब बंद है। मैंने इधर से भी गया, उधर से भी गया, जो भी जहाँ से भी गया, आगे रास्ता बंद मिला है। इसका इट मीन्स कि अब ये लोग निकल रहे हैं, और ये इतला पहले भी मुझे अंदाजा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि इस वक्त जो है कि इस्लामाबाद को ब्लॉक किया हुआ है और सेना चौक से कोई मूवमेंट चल रही है। तो और बाकी ये बात कहा ये जाए है कि जो मैं ये जो है सिलसिला आपने तात्तुल कहा का कि ये शिकार हुआ सारा है, लेकिन ये चल पाकिस्तान रहा है। ने ये बड़ी कामयाब, पाकिस्तान की
जी चल रहा है, ये चलेगा। जहर जैसे आपने भी कहा, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, 47 साल का इशू है, तो एक सिटिंग में ये हल नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिविटीज लाजमी बात है, मौजूद है, मस्बत बात है कि दोनों तरफ से कोई ऐसा इनकार नहीं किया गया। और यही वजह है कि आज भी ऑफ रिकॉर्ड इनकी कोई नेगोशिएशन हुई है, बातचीत हुई है, अच्छा। जो जिसमें, और इसके बाद भी सीज फायर जो है 2 हफ्तों का है। और पहले तो मेरा ख्याल है, ये मेरी इतला भी है कि एक तो सीज फायर में इजाफा हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगी, 2 हफ्ते जब खत्म हो गए तो उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हम्म, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी भी है, पाकिस्तान के लिए खुशबख्ती भी है, खुशकिस्मती भी है। अल्लाह ताला ने एक दफा पाकिस्तान को एक मौका दिया है। पाकिस्तान मुल्क जिसे कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी या समझा जाता था ये दहशत गर्द हैं या अमन नहीं है, तो वो जो है अब पाकिस्तान अमन का दाई बन के सामने आया है, खित्ते जो अमन का दाई है। और सुपर पावर यकीनी तौर पर अभी तक यूएसए ही है। यूएसए सुपर पावर ने भी पाकिस्तान को अख्तियार दिया, उनकी सालसी के ऊपर वो उन्होंने जो है अपनी रजामंदी जाहिर की, ईरान ने भी की। तो दोनों अतराफ से पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार करना, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की साख अब पहले वाली नहीं है, पाकिस्तान हम्म, अब फैसले करने वालों में शामिल हो गया है। ये पूरी कौम के लिए एक अच्छी और मस्बत खबर है। तो और जब तक ये बाकी मुज़ाकरात की बात है, बिल्कुल ये मुज़ाकरात चलेंगे। सौ जहर वो दोनों अतराफ से जो है, जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, बहुत कड़ी हैं, सख्त हैं। हाँ, अब जो यूएसए की कंडीशंस हैं वो ईरान के लिए मानना मुश्किल है, जो ईरान तो सीधा, यूएसए तो सीधा सीधा डिमांड कर रहा है कि अपना जो है अपना एटमी प्रोग्राम खत्म कर दें। हम्म, वो उसके लिए जो है वो ईरान जो है वो उस ईरान उसके ऊपर राजी नहीं होगा। ईरान के लिए ये मुश्किल होगा कि वो अपना एटमी प्रोग्राम सरेंडर कर दे। क्या कल को इस बात की क्या गारंटी है कि वो ईरान को जो है फिर उसका उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। इसलिए बुनियादी चीजें हैं, बड़ी अहम चीजें हैं। और ये वही बात है, कोई कोई एक दो दो बड़ी रियासत के दरमियान एक तो 40 50 साल निसफ सदी का किस्सा है, तो एक दो नशिस्तों में नहीं होगा। ये चलता रहेगा, जैसे इन्होंने कहा जिनेवा मुज़ाकरात 1.5 साल 2 साल चलते रहेंगे। लेकिन लेकिन ये मैं आपको इन बिल्कुल मुज़ाकरात के यकीन दरमियान, से कह तारिक अजीज सकता साहब, हूँ, कता कलामी की माजरत, पॉजिटिविटी इन है और ये मुज़ाकरात के कंटिन्यू दरमियान रहेगा। जंगबंदी रहेगी? इन मुज़ाकरात के दरमियान जंगबंदी जी रहेगी? बिल्कुल, अभी मैं पहले क्या जी, जी अब देखो ये कितना ये तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि ये 2 दिन 2 हफ्तों की ऐसी अपना सीज फायर, इसमें तो इजाफा 21 होगा। अप्रैल को खत्म दो हो हफ्तों के जाएगी लिए ना? मजीद इजाफा होगा। अगर 1 महीने में ये मामला तय होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। देखा जाएगा। तो वो अगर मुज़ाकरा अगर साल 1.5 साल चलते हैं तो फिर शायद फिर मुश्किल हो। लेकिन कोशिश में दोनों तरफ से यही है कि इस मामले को जल्द निपटा लिया जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ठीक है। मैं आसिफ बाजवा साहब, उम्मीद है अब आप सही सुन पा रहे होंगे मुझे। अर्ज ये है कि जी हुकूमत ठीक बिल्कुल। है कामयाब हुई है, लेकिन अब वो कौन से निकात थे जिन पे बात नहीं बन सकी? और जाहिर है इतनी बड़ी रंजिश, इतनी पुरानी रंजिश एक नशिस्त में या 2 नशिस्तों में खत्म नहीं हो सकती। तो चैनल अब भी ऑन है पाकिस्तान का? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ये चैनल ऑन है। और तारिक अजीज साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। हम्म, तो मैं शॉर्टकट करता हूँ इस बात को कि इश्यूज वो कहाँ पे क्या क्या थे। मैं ये समझता हूँ कि जो इतलात हैं, जो आप जैसे और तारिक अजीज साहब जैसे दोस्तों की वजह से और या गवर्नमेंट के जो हाई अप से उनकी वजह से ये पता चला है कि 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। नंबर 1, वो कहते हैं कि ये जो अफजूदा यूरेनियम है इसको हमारे हवाले करें और फिर इसके बाद इसको बंद कर दें। नंबर 1। नंबर इसके ऊपर दोनों तरफ से उनका भी जो शराइत है वो बड़ी सख्त है और ईरान का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर बहुत सख्त है। इसके ऊपर वो बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बका के लिए, और हमारे ऊपर इसराइल बैठा हुआ है जिसके पास अनडिक्लेयर्ड वो एटमी पावर है, हम उसके सामने इस तरह वो बिल्कुल वो क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम ऐसे करेंगे, हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। वो कहता नहीं, इसराइल जो है उसके वो एक अनडिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर है और हमारे ऊपर उसका हमला है। हम उससे बचने के लिए, अपनी डिफेंस के लिए हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर जो ईरान के एसेट्स हैं जो फ्रीज हुए हुए हैं रजा शाह पहलवी के दौर से, तो इसके ऊपर नरम रवैया है यूएसए का। वो नरम रवैया रखे हैं कि ठीक है,
अगर आप हमारे साथ ताउन करते हैं तो फिर हम आपके एसेट जो है वो उनको डी फ्रीज करने को तैयार है। नंबर 2। नंबर 3, अब आ जाते हैं स्ट्रेट्स ऑफ उर्मस के ऊपर। इसमें चूंकि दूसरी एक और पार्टी है जिसका नाम मुल्क है, वो है कतर। हाँ। वो भी उसमें वो भी एक बहुत बड़ा ईरान का सपोर्टर है। वो ये कहते हैं कि ये हमारा और ईरान का मामला है, आप इसको ना छेड़ें। लेकिन ईरान ये कहता है कि हम इसके ऊपर टैक्स लेंगे, हम इसके ऊपर पैसे लेंगे। इसके ऊपर भी जो है वो जो रवैया है वो नरम है यूएसए का। अब एक और चौथी बात है, ईरान सबसे बढ़ के ये गारंटी चाहता है कि हमें ऐसा ना हो कि आज हम आपके साथ ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कोई हमारा राजीनामे का जो भी हमारी जो एक डॉक्यूमेंट्स तहरीर होगा, मुआदा होगा, तो कल कला को आप फिर उसकी खिलाफ वर्जी कर दें या इजराइल को आगे करके हमारे ऊपर फिर आप हमले कर दें और हमें तबाह बर्बाद करें। ये हमें किसी सूरत वो और ये गारंटी रूस और चाइना से मांग रहे? नहीं सर, इसमें रूस और चाइना ने और रूस ने तो आज ऑफर कर दिया है कि मैं भी इसके लिए सालसी करने को तैयार हूं। लेकिन देखें, ये बातें ऐसे नहीं हो सकती। मैं ये करूं 1.5 साल हो गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई को, बहुत से लोगों ने ऑफर की, किसी को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। ये मैं ये समझता हूं कि इस काम में, इस बात में जो पाकिस्तान का जो हमारा मीडिया है, जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये तीनों अफराद दिन रात एक किए हुए हैं। ये इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट के लोगों से, ईरान के साथ बार बार, तुर्की के साथ और यूएसए के साथ, सबके साथ बड़ी मेहनत की है और वो इनको एक बारगेनिंग टेबल के ऊपर लेकर के आए हैं। ये एक बहुत बड़ी मीडिया की भी वजह से हमें कामयाबी मिली है। चले ये बाजवा साहब, ये पहली दफा हुआ है कि जो साहिब इक्तदार जमात है वो कम से कम मीडिया से राजी है। ऐसा होता नहीं है। सर, दूसरी दफा हुआ है। अच्छा। आज से चंद माह पहले जब पाकिस्तान ने 6 प्यारे गिराए थे इंडिया के, उसमें तो कोई शक नहीं है, जो खिदमत उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं थी, मीडिया ने की, वो कोई कर ही नहीं सकता था। बेशक। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये शुरू में जब जंग का आगाज किया इजराइल और अमेरिका ने, तो उस वक्त कहा गया कि मिसकैलकुलेट किया गया है ईरान को। तवक्को थी किसी को कि ईरान के पास ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल भी मौजूद हैं, इतने लंबे दिन चल भी वो सकते हैं, फिर साथ साथ अपनाए हुर्मुज़ इस कदर खतरनाक हो सकता है पूरी दुनिया की मईशत के लिए। क्या अमेरिका ने काउंट नहीं किया था ये सब कुछ, या अमेरिका को लगता था कि रिजीम चेंज के बाद, जिस तरह इराक के अंदर सद्दाम हुसैन के जाने के बाद अवाम बाहर निकल आए थे, सड़कों पर निकल आए थे, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस, तो क्या ये मिसकैलकुलेट किया है, रिपोर्ट्स गलत दी गई ट्रंप को, क्या वजूहत थी? देखिए, बात यह है, मैं खुद भी इस किस्म की नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ आज से कुछ 40 साल पहले जी। आप इतना अमेरिकन को अंडर एस्टिमेट न समझें कि उनकी, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन गलत थी या उनको पता नहीं था। द ओनली पॉइंट इज दैट इफ यू रिमेम्बर, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ जो थे वो रिजाइन कर गए और बहुत सारे दूसरे जनरल ऑफिसर्स, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को वार्न किया था कि ये आप इस तरफ ना जाएं, इट इज ए हॉर्नेस नेट। अच्छा। लेकिन मिस्टर ट्रम्प डिडंट एग्री, बिकॉज वो उनको जो उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं मिस्टर सेठ, पीटर सेठ, और दूसरे और जो हॉकिश एलिमेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे पास इतनी पावर है कि हम वी विल बी एबल टू सबड्यू ईरान इन 2-3 days टाइम। दैट्स वेयर दे मिसकैलकुलेटेड। वो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, if you study Iran is a civilization of 5,000 years. जी. Many empires came, they conquered them even, but they vanished. अब Iranians जो हैं पिछले 40 साल से उनको पता है कि हमारे साथ ये होना है, and they were preparing, and most of their infrastructure is underground.
और वो इतना अच्छा अंडरग्राउंड है कि मैंने स्विस अंडरग्राउंड सिस्टम देखा हुआ है, तो मुझे जो ये नहीं मैंने देखा, लेकिन मुझे खबर ये है कि दिस इज फार बेटर देन स्विट्जरलैंड। अच्छा। तो बात ये है कि मिस कैलकुलेशन नहीं हुई थी, इट वाज द पावर व्हिच दे थॉट दे हैव एंड दे विल बी एबल टू अकॉम्प्लिश द यानी मिशन। उतनी मिसकैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन ईरान जितना तैयार था ये किसी को तवक्को नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि ईरान विल फाइट। उनके जनरल्स ने वार्न किया था ट्रंप को। अच्छा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि दे हैव बीन वार्निंग इट कि हम इस तरफ ना जाएं, लेकिन मिस्टर द पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर हॉकिश इन्फ्लुएंस, और सबसे बड़ा इसमें जो रोल मैं समझता हूं जो प्ले किया है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, हु फोर्स्ड ट्रंप टू गो एट एंड for reasons I won't like to talk on television, but the reasons are there. Trump has been pushed into this battle by Israelis. एंड नाउ व्हाट, मतलब अब ट्रम्प जो नवंबर में बाय इलेक्शन है उसमें भी जाहिर है ट्रम्प मुआवजा तो नहीं हो सकता क्योंकि सेनेट पे भी अक्सरियत चाहिए होगी। बहरहाल डैमेज तो होंगे ट्रम्प, और देखिए ये जी, उनके नवंबर लिए। बहुत दूर है। अच्छा। इरफान साहब, नवंबर बहुत दूर है। अच्छा। नवंबर से पहले ही मेरी अपनी असेसमेंट है कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। कैसे होगा और किन टर्म्स पे होगा आई डोंट नो, लेकिन मेरी अपनी हैविंग बीन 45 years in the रियलिज्म ऑफ पावर जिसको कहना चाहिए, ठीक है। ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा और कुछ गिव एंड टेक होगा। और देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब ये सीज फायर हुई है द होल वर्ल्ड टुक ए साई ऑफ रिलीफ, और आपको जो पैगामात आए, जो मैसेजेस आए, बिकॉज द वर्ल्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर एंड दे वर अफ्रेड के जितनी तबाही और बर्बादी होगी इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। सो एक वर्ल्ड प्रेशर भी इसके पीछे रहेगा पार्लियामेंट के, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। और ये इजराइल को लगाम अमेरिका ही डालेगा? देखिए, अभी भी जो मेरा ख्याल है स्पॉइलर इस टॉक में भी स्पॉइलर इजराइली था, क्योंकि लबनान मिनट पे टू मिनट बमबारी। एवरीथिंग वाज बीइंग कोऑर्डिनेटेड विद ट्रंप, और ट्रंप एंड इजराइल वाज इन कांटेक्ट। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से लेबनीज टेरिटरी के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है इजराइली ने, दैट वाज ए स्पॉइलर। और इसी तरीके से जिस तरीके से वो प्रेशराइज कर रहे थे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो मैं समझता हूँ कि इस टॉक्स में के अंदर भी कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है। अच्छा, ठीक है। तारिक अजीज साहब, अभी तक फंसे हुए ट्रैफिक में या आपको कोई रास्ता मिला है निकलने का? ये 30 मिनट बाद खुला जी, खुल गया 30 मिनट, पूरा 30 मिनट में खुलता हूँ, 35 मिनट बल्कि 32-33 मिनट हो गए। तो ये तो इसका खुल गया। मतलब अभी कोई मूवमेंट थी जिसके लिए हमें आधा घंटा 35 मिनट जो है रुकना पड़ा है। ठीक है। और कल के मुज़ाकरात के हवाले से पूरा जहां सलीना साफी। चौक, कश्मीर हाईवे, एयरपोर्ट की दूर फैजाबाद सब के पास। अच्छा, तो एक्टिविटीज उसी तरह जारी हैं, इसका मतलब है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और जो हमारा दफ्तर खारजा है, जो ऑफिस है, वो उसी तरह एक्टिव है, क्योंकि तातुल है, आप बता रहे हैं ये मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए, एक थोड़ा सा गैप आया है और ये सिलसिला पाकिस्तान के थ्रू चलता रहेगा। जी बिल्कुल, ये मेरा अपना ख्याल है कि अब असेसमेंट है सिया समझ के। फॉरेन ऑफिस में भी देखे ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अपना फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अभी भी 2-3 फॉरेन मिनिस्टर से मुख्तलिफ ममालिक की बात की है, अभी की है कुछ 1 घंटा पहले। अच्छा। जिसमें तुर्किया के हैं और बाकी जगह इजिप्ट के हैं। तो ये पूरी मशरक़ वस्ता जो मिडल ईस्ट के ममालिक के ऊपर जो है डेली बेसिस की बुनियाद के ऊपर उनको आगाह किया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बता दो, पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया था इस पे तमाम मिडल ईस्ट और के ममालिक को जो है उन्होंने ऑन बोर्ड लिया था कि पाकिस्तान ये करने जा रहा है ताकि ईरान के साथ एक मुसलमान मुल्क है और दूसरी तरफ से जो है यूएसए है, वो सुपर पावर है। तो ये फॉरेन ऑफ जो आपने क्वेश्चन था, मुकम्मल तौर पर यह एक्टिविटी मौजूद है। आज शाम को ईरानियन गए हैं, अभी जो है मेरे सारे जो अमेरिकन कोई उनके टेक्निकल टीम बच गई थी, आज उनकी मीटिंग होगी, अभी वो निकले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी भी वही, और सिक्योरिटी का भी वही माहौल था बिल्कुल। आज सारा दिन इस्लामाबाद बंद था ऑलमोस्ट। तो
फौरन से एक्टिव किया है, क्योंकि ये मामला खत्म नहीं होगा, चलेगा और इसमें कई फेजेस आएंगे, कई अप्स एंड डाउन आएंगे। अल्टीमेटली एक बात जो बड़ी मस्बत की है, बड़ी गुड न्यूज हम कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर डेडलॉक आया हो या कोई इस मुज़ाकरात टूटने का कोई इम्कान पैदा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा कल याद करें तो जेडी वैंस ने भी जाते हुए ये कहा कि हमने बड़ी बेहतरीन पेशकश जो है ईरान को जो है पेश कर कर दी दी है, है। ठीक है। अब देखें वो क्या फैसला कहते हैं। मतलब ये है कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसा ही बात नहीं है कि हम कोई टूटने जा रहे हैं। एक आप उन्होंने पेशकश की है, ईरान जवाब देगा, उस पेशकश में से वो कितना मानते हैं, तो ये कोई बहल आएंगे, फेज आएंगे। तो पॉजिटिव जो मस्बत बात यही है कि इसके कहीं तात्तुल नहीं है, ये चलेगा इंशाल्लाह और इसका हल भी निकलेगा। इंशाल्लाह इसका हल भी निकलेगा। बाजवा साहब, ये जो आज तुर्किया के तैयब उर्दवान साहब हैं, उनकी जानिब से आज बड़ा सख्त बयान आया है। वो कहते हैं कि अगर इजराइल बाज ना आया तो इसको जहां इसकी जगह है वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि तुर्किया के जो सरबराह, उनका सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। कब तक खामोश रहे? जिस तरह वो लबनान पे बमबारी कर रहा है, इस पीस टॉक के दौरान भी वो करता रहा। तो आप समझते हैं कि अब प्रेशर आ रहा है इजराइल के ऊपर भी, दीगर ममालिक से भी? एब्सोल्युटली। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, प्रेशर की बात की आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो फौरी तौर पे एक ही निश्चित में, भले वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए चाय और खाने के लिए डिसकंटिन्यू होती रही और फिर दोनों जो लीडर थे दोनों ग्रुप्स के, उन्होंने आपस में बैठ के इकट्ठे खाना भी खाया। लेकिन मैं आपको जो बात आपने की प्रेशर की, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। फौरी तौर पे जेडी वैंस का इसको खत्म करके और ये तासर दे के जाना कि हमने एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी है, अब हम देखते हैं कि ईरान क्या रिस्पॉन्ड करता है। ये उन्होंने एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की है। और ऐसा ही होता है। यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब आपके पास बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर तारिक साहब, बड़े बड़े सीजनड और बड़े सीनियर आदमी हैं। उनकी गुफ्तगू भी सुन के बड़ा मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं ये समझता हूं जिस तरीके से जेडी वैंस ने एक प्रेशर बिल्डअप किया कि हम जा रहे हैं, आप हमें जवाब देते हैं तो फिर देखेंगे। इसी तरीके से हमारे एक ब्रादर इस्लामी मुल्क ने, तुर्की ने एक ये जो मैसेज दिया है कि हम इसराइल को उसकी बदमाशी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो सिर्फ तुर्की की जानब से है। हाँ। ये दरअसल चाइना और रूस की जानब से ये मैसेज दिया गया है कि चूंकि आजकल उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है रूस के साथ, इसलिए वो समझते हैं कि ये एक मैसेज जाएगा कि अगर आपने प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की है फौरी तौर पे यहां से जा करके, तो हम भी आपको अंडर प्रेशर करते हैं कि इसराइल अपनी मर्जी अब हम नहीं करने देंगे। आप अकेले ना समझे ईरान को, हम भी उसके साथ है और रूस भी उसके साथ है, चाइना भी उसके साथ है, और ये वक्त साबित करेगा। मैं आपको मेरी ये प्रेडिक्शन तो नहीं मैं खैर कह सकता, मेरा ये ख्याल है कि इस आइंदा होने वाली मीटिंग में सऊदी अरब और जो रशिया है उसके हाई अफ्स भी बैठेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो मीटिंग फिर इस्लामाबाद में ही होगी। फिर इस्लामाबाद में होगी। ब्रिगेडियर साहब, ये तुर्किया की जानिब से जिस तरह बाजवा साहब भी कह रहे थे, बयान आया है। मेरे पास यार, मैं डिप्लोमेट ये देखिए रास्ता बंद है, नहीं डिप्लोमेट ये कार्ड है मेरा। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा जी हूँ। नहीं, ये तुर्किया की जानिब से आज बड़ा वाज़ेह पैगाम था तैयब उर्दवान साहब का। तो इसे यही कहें कि ये आलम इस्लाम की तर्जुमानी थी तमाम ममालिक की, या तुर्किया का एक? आई लुक एट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक एंगल। अच्छा। ये जो आपकी बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, उसके अंदर एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया गया है तुर्किया की तरफ से। अच्छा। गिविंग, जैसे मैंने पहले कहा, स्पॉइलर इज द इजराइल। हाँ। एंड उनको एक वार्निंग दी गई है कि इफ यू स्टॉप इट इन लेबनान, वरना वी विल अटैक। और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है तुर्किया ने। उन्होंने कहा कि अटैक ऑन लेबनान एंड ईरान बोथ विल बी टेकन एन अटैक ऑन तुर्किया। सो दैट इज ए वेरी वेरी significant announcement by the Turkey, and it should not be taken lightly. तो इसे इजराइल का रद्द अमल भी आया ज़ाहिर है, जिस किस्म की वो गुफ्तगू वो तो देखिए, वो तो एक डिप्लोमेटिक ज़ाहिर है आपने। लेकिन आपको एक और बात भी
जैसा कि आपने इंटरनेशनल मीडिया में देखा होगा हम्म, कि इसराइल के अंदर काफी हंगामे चल रहे हैं कि जी हाँ वॉर को बंद करें और जी। अमन की तरफ आए। तो देयर इज ए प्रेशर डोमेस्टिकली आल्सो ऑन नेतन्याहू। अच्छा, और नेतन्याहू अगर तब्दील हो जाते हैं तो कुछ बेहतरी आ सकती है आप समझते हैं, या इजराइल के आने वाले नए हुक्मरान भी इसी नहीं, तर्ज अमल उनकी को जो फॉलो करेंगे? कैबिनेट है, नहीं, उनके जो नंबर 2 और 3 कैबिनेट में है, दे आर एज हार्डलाइनर जैसे नेतन्याहू है। लेकिन अच्छा। अगर ये पूरी की पूरी कैबिनेट जाती है हम्म। और नया ग्रुप आता है तो फिर शायद बेहतरी की तरफ, और तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये होगा। हाँ, जाहिर है जिस तरह अब एहतजाज हो रहे हैं उनके खिलाफ, और जो उनके यहाँ बमबारी हुई है सिर्फ वो नेतन्याहू की एक अहमकाना शरारत की वजह से हुआ है ना सारा कुछ, तो अवाम फिर इस नहीं, कैबिनेट देखें, को ही रद्द इसमें कर आप देंगे, बड़ा मुमकिन है? इम्पोर्टेंट, देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेतन्याहू। हम्म, My personal analysis is this is his last bid, क्योंकि उसके बाद I don't think he will ever be the prime minister. Number one, number two, उनके खिलाफ काफी करप्शन के केसेस केसेस हैं. भी हैं जी। He may go to the jail also. So there are many dots which you should be able to connect. और मतलब it is not a simple and thing कि जी आए और मीटिंग हुई और डील नहीं हुई. डील तो मेरा ख्याल हो रही है और चल रही है. बड़ी ये जबरदस्त आपने बात की ब्रिगेडियर साहब के, हमारी आंखें पता नहीं है देखती हैं या नहीं कि वो जेल भी जाएंगे, तो ये कब तक आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है? जिस तरह अब इसराइल के अंदर से भी रिएक्शन आना शुरू हुआ है, ये आसान तो नहीं है अब नेतन्याहू के लिए इसे संभालना। नहीं, अभी तक तो वो संभाल रहे हैं हम्म, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चल रही है. हम्म, लेकिन इन केस ऑफ एनी डील विद अमेरिका और द प्रेशराइजेशन फ्रॉम तुर्किया और अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो फिर उसके बाद नेतन्याहू साहब का जवाल शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा. और शाह ईरान के दौर के जो ये एसिड्स हैं जो जब्त हैं ईरान के, ये भी वापस करने में आप समझते हैं अमेरिका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ये तो अमेरिका इतना बड़ा पार्ट इशू। ऑफ द डील होगा. ये देखिए, ये चीजें तो देखिए, यही टेक्निकल टीमें क्या डिस्कस करती हैं. जी जी। यही चीजें सारी चीजें, ये सारे पॉइंट टेबल पे होते हैं. हाँ। उनके अपने पॉइंट्स होते हैं, अमेरिकन के अपने पॉइंट हैं, और इसी पे सफारतकारी होती है सारी. और एंड ऑफ द डे कुछ ले और कुछ दे के ऊपर कोई ना कोई डील हो जाती है. और मैं जो हमारे डेली मेहमान होते हैं उनसे ये सवाल जरूर करता हूं कि पाकिस्तान को माशी तौर पे भी कुछ फायदे हो सकते हैं अगर ईरान के ऊपर मुकम्मल पाबंदियां हट जाती हैं? हमारी गैस पाइपलाइन है, पेट्रोल है, दीगर तिजारत हो सकती है, देखिए, पड़ोसी मुल्क है मैं हमारा। तो बहुत अरसे कई महल मैंने लिखा भी है हम्म, कि अगर इंडिया रूस से तेल खरीद सकता था ईरान से, why couldn't पाकिस्तान आस्क अमेरिका कि हमें भी एग्जेम्पशन दे टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, जो कि हमारे लेबर में है. हाँ। हमें एक सिर्फ छोटी सी पाइपलाइन बनानी है, हम्म, लेकिन हमने नहीं किया. तो एक तो सबसे बड़ा है कि अगर ये सैंक्शन जाती हैं तो फर्स्ट थिंग पाकिस्तान शुड डू इज कनेक्ट दिस पाइपलाइन. नंबर वन. नंबर टू, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान कोऑपरेशन इन चाबहार आल्सो, अच्छा। क्योंकि चाबहार अभी और इससे इंडियन. ये जो ऑयल और गैस का मामला है, इससे हम ईरान अमेरिका का मामला तो है ही, मतलब सऊदी अरब भी इससे नाराज नहीं होगा हमसे? देखिए, आपके पास डाइवर्सिफाई होना चाहिए, आपके पास सोर्सेज. आप भी अगर कारोबार कर रहे हैं और एक ही जगह से माल खरीद रहे हैं और वो बंद कर दे तो आपका तो कारोबार बंद हो जाता है. जी। तो इसलिए आप कोई भी, चाहे कंट्रीज हो, रजीम्स हो, स्टेट्स हो, तो वो अपने जो, जैसे देखिए चाइना का जो इनवर्ड फ्लो है ऑयल का, वो बड़ा डाइवर्सिफाई है. वो रूस से भी ले रहे हैं, चाहे ईरान से भी ले रहे हैं, सऊदी अरब से भी ले रहे हैं, और भी इवन वेनेजुएला से भी ले रहे थे वो. तो देखें, डाइवर्सिफिकेशन इज द की इन एनी स्टेट क्राफ्ट. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त अख्ताम की जानिब पहुंच चुका है। मैं बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और तारिक अजीज साहब ने हमें वफाकी दारुल-हुकूमत की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया कि अब भी मुज़ाकरात का सिलसिला तातुर इसे कह सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के थ्रू ही आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, इस अब तक के पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसको जानने की हमने कोशिश की और आप तक ये इत्तलात पहुंचाने की कोशिश की कि आया जो तासुर एक दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, ऐसे नहीं है। अलबत्ता
कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कोई मुआहदा नहीं हो सका, और उसकी रीजन ये बताई जा रही है चूंकि ये 40 से 50 साल पुरानी रंजिश है, दुश्मनी है, जिसको खत्म करना एक नशिस्त में या दो नशिस्तों में मुमकिन नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में ये सूरत हाल भी बेहतर होगी। अलबत्ता जो अच्छी बात है अब तक वो अमेरिका की जानिब से या ईरान की जानिब से जो 14 दिन की जंग बंदी सीज फायर था वो अब तक बरकरार है, 21 अप्रैल तक बरकरार रहेगा और मुमकिन है कि इसे मजीद आगे बढ़ा दिया जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।